नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए राजनीति विज्ञान विषय के प्रश्नों की श्रृंखला का अगला भाग प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आगामी परीक्षा के अभ्यास हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आरंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय पूंजीवाद का वर्णन धर्मशाला पूंजीवाद के रूप में किया है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए VKRV राव, ऑप्शन नंबर बी जे भगवती, ऑप्शन नंबर सी अमर्त्य सेन और ऑप्शन नंबर डी राजकृष्ण। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जे भगवती। जे भगवती ने भारतीय पूंजीवाद का वर्णन धर्मशाला पूंजीवाद के रूप में कहा है। अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने हिंदू विकास दर की अवस्था का उल्लेखनीय विश्लेषण भी किया है। उन्होंने भारतीय पूंजीवाद का वर्णन धर्मशाला पूंजीवाद के रूप में किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शक्ति संतुलन की मुख्य धारणा नहीं है? आपको बताना है शक्ति संतुलन की जो धारणा नहीं है उसके विषय में। ऑप्शन ए दिया है, राज्य मुख्य राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्प है। ऑप्शन नंबर बी, मुख्य राष्ट्रीय हितों को खतरा पैदा हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी, राज्यों की सापेक्ष सत्ता स्थितियों का मापन किया जा सकता है। तथा ऑप्शन नंबर डी, राज्य दूसरों के व्यवहार का मूल्यांकन करने हेतु नैतिक मानदंडों को लागू करते हैं। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में है, राज्य दूसरों के व्यवहार का मूल्यांकन करने हेतु नैतिक मानदंडों को लागू करते हैं। यह कथन गलत है। शक्ति संतुलन की मुख्य धारणा के अंतर्गत राज्य मुख्य राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्प है, यह आता है। प्रमुख राष्ट्रीय हितों को खतरा पैदा हो सकता है, यह भी इसमें शामिल है। तथा राज्यों के सापेक्ष सत्ता स्थितियों का मापन किया जा सकता है, यह भी सही है। यहाँ पे नैतिक मानदंड जो है वो लाइन गलत हो जाती है। आपको बताना चाहेंगे, शक्ति संतुलन मॉडल का प्रतिपादन मोर्टन ए कोपलन ने अपनी बुक सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो 1957 में लिखी गई थी में वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, आतंक का संतुलन का विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में है वैश्विक आतंकवाद, बी है आतंकवाद विरोधी रणनीति, ऑप्शन सी है नशीले पदार्थों की तस्करी की आतंकवादी गतिविधियां, तथा ऑप्शन डी में है परमाणु हथियार से निकलने वाली दुनिया को बार बार तबाह करने वाली क्षमता। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में आतंक का संतुलन का संबंध है परमाणु हथियारों से निकलने वाली दुनिया को बार बार तबाह करने वाली क्षमता से। आतंक का संतुलन शब्द लेस्टर पियर्सन द्वारा गढ़ा गया था, यह भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र मूल्य मुक्त है परंतु राजनीतिक अर्थव्यवस्था 18वीं सदी के वैचारिक पराजय के संदर्भ में शुरू होती है। यह निम्नलिखित में से किसकी टिप्पणी है? यह लाइन किसने बोली है आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए है, ऑप्शन ए में मार्क्स, ऑप्शन बी है केन्स, ऑप्शन सी है सुम्पीटर तथा ऑप्शन डी है अमर्त्य सेन। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुम्पीटर। सुम्पीटर ने कहा है, अर्थशास्त्र मूल्य मुक्त है परंतु राजनीतिक अर्थव्यवस्था 18वीं सदी के वैचारिक पराजय के संदर्भ में शुरू होती है। सुम्पीटर ने अपनी बुक द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि 1934 में लिखी गई है, इसमें यह बात कही थी। अगला प्रश्न है, किसने कहा है राजनीतिक कार्य समस्त आर्थिक कार्य का जीवन रक्त है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में जॉन रॉल्स, ऑप्शन बी है माओ जेडोंग, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स तथा ऑप्शन डी है फ्रांज फैनन। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है माओ जेडोंग। माओ जेडोंग ने कहा था, राजनीतिक कार्य समस्त आर्थिक कार्यों का जीवन रक्त है। माओ जेडोंग का अन्य नाम माओ से तुंग है या माओ जेडोंग के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। यह एक चीनी क्रांतिकारी राजनीतिक विचारक थे। इन्होंने साम्यवादी दल का प्रतिनिधित्व किया था तथा इनके नेतृत्व में ही चीन की क्रांति सफल हुई थी। मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा को सैनिक रणनीति से जोड़कर उन्होंने जिस सिद्धांत को जन्म दिया था उसे आज माओवाद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अ ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए एंटोनियो ग्राम्सी, ऑप्शन बी हेन्ना अरेंट, ऑप्शन सी हीगेल तथा ऑप्शन डी में है जॉन रॉल्स। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंटोनियो ग्राम्सी। एंटोनियो ग्राम्सी ने अ ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड नाम किताब लिखी थी। एक्चुअली ये जो किताब है ग्राम्सी के प्रारंभिक पत्राचारों का एक संग्रह है। उनके जीवन और कार्य की नई अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और इन पत्रों के माध्यम से हम ग्राम्सी के स्वयं के विचार, उनका विकास और अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन में उनकी भागीदारी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक उत्तर आधुनिकता के संबंध में असंगत है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए ज्ञान के स्थान पर उपभोग प्रधान है, बी समग्रता का विखंडन, सी महानता को सामान्य बनाना तथा डी ऐतिहासिक प्रवृत्ति।
दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऐतिहासिक प्रवृत्ति। ऐतिहासिक प्रवृत्ति उत्तर आधुनिकता के संबंध में असंगत है। उत्तर आधुनिकता के साथ जुड़ी हुई चीज है। ज्ञान के स्थान पर उपभोग प्रधान हो जाता है। इसमें समग्रता का विखंडन होता है तथा महानता को सामान्य बनाया जाता है। उत्तर आधुनिकता के जनक ज्या फ्रांकोइस लियोतार हैं। सर्वप्रथम उत्तर आधुनिकता वास्तुकला के क्षेत्र में प्रकट हुई, लेकिन इसका विकास दर्शन, साहित्य, समीक्षा के क्षेत्र में भी हो चुका है। उत्तर आधुनिकता व्यक्ति की केंद्रिक समीक्षा वाली दृष्टि है, जो मानती है कि कुछ भी संपूर्ण नहीं है, यह संपूर्णता का खंडन करती है। अगला प्रश्न है, एकीकृत मानववाद का अर्थ है। आपको बताना है क्या अर्थ है। कुछ ऑप्शन दिए हैं, उसमें से ढूंढना है कौन कौन से अर्थ है। पहला है मानव जीवन अलग नहीं है। बी में है व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के मध्य सामंजस्य है तथा ऑप्शन सी है व्यक्ति की आवश्यक एकता तथा ऑप्शन डी है राज्य राष्ट्र से उच्चतर है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में ए, बी और सी दोनों आएगा। एकात्म मानववाद के जनक पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं, ये आप सभी जानते हैं। एकीकृत मानववाद मानव अस्तित्व और वास्तविकता के आध्यात्मिक और सांसारिक आयामों को ध्यान में रखता है। मानववाद के जनक पेट्रार्च नामक विद्वान को माना जाता है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा दी गई राज्य के मंडल सिद्धांत की कितनी प्रकृतियां हैं। मंडल सिद्धांत कितनी प्रकृतियों में बटा हुआ है, आपको बताना है। ऑप्शन ए में है 60, बी में है 68, सी में है 70 तथा डी है 72। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कौटिल्य द्वारा दी गई राज्य के मंडल सिद्धांत की 72 प्रकृतियां हैं। कौटिल्य यानी कि चाणक्य अपने मंडल सिद्धांत में विभिन्न राज्यों द्वारा दूसरे राज्यों के प्रति जो नीति अपनाई जाती है उसका वर्णन करते हैं। जो युद्धों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की वास्तविकता मानकर किस तरह से संधि करना है, कैसा समझौते करना है तथा शक्ति संतुलन कैसा होना चाहिए, इस विषय में जोर देते हैं। तो ये 72 तरीके से उन्होंने इस विषय में इस चीज़ को समझाया है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है मानव विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना वर्तमान एवं भविष्य की नस्लों को लूटने के समान है। ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में है J.S. मिल, ऑप्शन बी है जॉन लॉक, ऑप्शन सी है इसाइया बर्लिन तथा ऑप्शन डी है F.A. हेयक। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, J.S. मिल यानी कि जॉन स्टुअर्ट मिल। इनका विचार था स्वतंत्रता संबंधी विचार इन्होंने अपने दिए थे ऑन लिबर्टी नामक किताब में। इसमें उन्होंने कहा था मानव विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना वर्तमान एवं भविष्य की नस्लों को लूटने के समान है। साथ ही इन्होंने स्वतंत्रता को 2 प्रकार से परिभाषित किया था। पहली स्वतंत्रता वह है जब व्यक्ति अपने मन व शारीरिक रूप से अकेला स्वामी होता है, यानी स्वयं का स्वामी होता है, तथा दूसरी स्वतंत्रता उन्होंने व्याख्यायित की थी व्यक्ति उन कार्यों को नहीं कर सकता जिनसे दूसरों के हितों को हानि पहुंचे या दूसरों के हितों को रौंद करके वो अपने हित नहीं साध सकता है। अगला प्रश्न है, किसका विचार है कला, धर्म और दर्शन केवल रूप में भिन्न है, इनका ध्येय समान है। ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में जॉर्ज लुकास, बी है सात्रे, सी है हीगेल तथा डी है एरिक ओलिन राइट। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीगेल। हीगेल का विचार है कला, धर्म और दर्शन केवल रूप में भिन्न है, इनका ध्येय समान है। हीगेल का ये प्रसिद्ध वाक्यांश है, जो तर्क संगत है वो वास्तविक है और जो वास्तविक है वह तर्क संगत है। तो इस लाइन को भी आप याद रखें, जो तर्क संगत है वो वास्तविक है और जो वास्तविक है वह तर्क संगत है। नागरिक समाज के विचार देने वाले पहले विचारक के रूप में हीगेल को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रॉल्स के सिद्धांत में न्याय निष्पक्षता के विचार का प्रवाह है। तो रॉल के सिद्धांत में न्याय क्या है, निष्पक्षता का प्रवाह है। तो किससे प्रवाह है आपको बताना है। ऑप्शन ए व्यक्ति से, ऑप्शन बी समाज से, ऑप्शन सी राज्य से तथा ऑप्शन डी राष्ट्र से। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यक्ति से। रॉल्स के सिद्धांत में न्याय निष्पक्षता के विचार का प्रवाह व्यक्ति से है। रॉल्स का निष्पक्षता के रूप में न्याय का सिद्धांत समान बुनियादी स्वतंत्रता, अवसर की समानता और किसी भी मामले में जहां असमानताएं हो सकती हैं समाज के सबसे कम सुविधा प्राप्त सदस्यों को अधिकतम लाभ की सुविधा प्रदान करने की सिफारिश करता है। अगला प्रश्न है, अगाना सूत्र क्या है। तो अगाना सूत्र है ये आपको बताना है क्या है। ऑप्शन ए में है दीर्घ निकाय का 27वां सूत्र, ऑप्शन नंबर बी है मध्यमा निकाय का 27वां सूत्र, सी है संयुक्त निकाय का 25वां सूत्र तथा डी है अंगुत्तर निकाय का 27वां सूत्र। उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए दीर्घ निकाय का 27वां सूत्र। अगाना का अर्थ उत्पत्ति है, जबकि सुत्त का अर्थ संवाद है। इसमें महात्मा बुद्ध से उनके शिष्य भारद्वाज और वसस्था के बीच में जो संवाद हुआ था वो शामिल किया गया है, जो कि दीर्घ निकाय के 27वें सूत्र में दिया है। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स मार्क्सवाद के संस्थापक निम्न में से किस देश के औपचारिक नागरिक थे? तो किस देश के औपचारिक नागरिक थे बताना है। ऑप्शन ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी यूके तथा डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कार्ल मार्क्स जो कि मार्क्सवाद के संस्थापक थे वो जर्मनी के औपचारिक नागरिक थे। अगला प्रश्न है, किसी अन्य को निकृष्ट बनाए बिना कुछ को उत्कृष्ट बनाना निम्न में से किससे संबंधित है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए पेरेटो का इष्टतम का सिद्धांत, ऑप्शन बी नाजिक का हकदारी का सिद्धांत, ऑप्शन सी फूको की शक्ति का सिद्धांत तथा ऑप्शन डी राल्स का वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी अन्य को निकृष्ट बनाए बिना कुछ को उत्कृष्ट बनाना पेरेटो के इष्टतम का सिद्धांत से संबंधित है। पेरेटो का इष्टतम का सिद्धांत वह स्थिति है जिस पर किसी दिए गए सिस्टम में संसाधनों को इस तरह से अनुकूलित किया जाता है कि एक आयाम में दूसरे के खराब होने के बिना सुधार नहीं हो सकता। यानी एक को सुधारना है तो दूसरा खराब होगा तभी पहला वाला सुधरेगा। अगला प्रश्न है, नारीवादियों का तर्क है महिला मूल्य मुख्यतः आधारित है। तो महिला मूल्य किससे संबंधित है, किस पे आधारित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए धार्मिक कानून पर, ऑप्शन बी प्रदत्त सामाजिक भूमिकाओं पर, ऑप्शन सी जैविक और प्रदत्त सामाजिक भूमिकाओं पर तथा ऑप्शन डी जीव विज्ञान पर। तो नारीवादियों ने क्या तर्क दिया आपको बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नारीवादियों का तर्क है कि महिला मूल्य मुख्यतः प्रदत्त सामाजिक भूमिकाओं पर आधारित है। आपको बताना चाहेंगे मेरी वॉल्स्टनक्राफ्ट को कई लोग नारीवाद के संस्थापक के रूप में जानते हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन, जो कि 1792 में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की आत्मकथा किसने लिखी? ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए स्वयं जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन बी रामवृक्ष बेनीपुरी ने, ऑप्शन सी विनोबा भावे तथा डी है नंबूदरी पाद। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रामवृक्ष बेनीपुरी ने जयप्रकाश नारायण की आत्मकथा लिखी, जो कि उनके मित्र थे। जयप्रकाश नारायण को एक प्रसिद्ध नाम लोकनायक के रूप में जाना जाता है। इंदिरा गांधी को इन्होंने पदच्युत करने के लिए संपूर्ण क्रांति नामक एक आंदोलन चलाया था, यह भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है, अंग्रेज सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं जबकि वे केवल संसद के सदस्यों के चुनाव के समय स्वतंत्र होते हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए J.S. मिल, ऑप्शन बी T.H. ग्रीन, ऑप्शन सी लॉक तथा ऑप्शन डी रूसो। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रूसो। रूसो ने कहा था अंग्रेज सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं जबकि वे केवल संसद के सदस्यों के चुनाव के समय ही स्वतंत्र होते हैं। अगला प्रश्न है, साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में है फ्रैंक थॉर्न, बी में है रेमंड एल ब्रायंट, ऑप्शन सी है रेसेल कार्सन तथा ऑप्शन डी है राय रेपोपोर्ट। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेसेल कार्सन। रेसेल कार्सन ने साइलेंट स्प्रिंग नामक एक किताब लिखी थी। ये 1962 में एक पर्यावरण विज्ञान के संदर्भ में लिखी गई प्रसिद्ध किताब है। इसमें कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग के कारण होने वाले पर्यावरणीय प्रतिकूल प्रभाव के बारे में जानकारी दी गई थी। तो यह पर्यावरण से संबंधित एक विशेष दस्तावेज के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि व्यक्ति का जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प है? तो ये कथन किसका है आपको बताना है। ऑप्शन ए है मैकियावेली, ऑप्शन बी है हॉब्स, ऑप्शन सी है लॉक तथा ऑप्शन डी है रूसो। दोस्तों इसका उत्तर आप सभी जानते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हॉब्स। हॉब्स ने कहा कि व्यक्ति का जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प है। हॉब्स ने प्रकृति की अवस्था के दौरान व्यक्ति के जीवन को एकाकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प बताया था। यद्यपि उन्होंने निरंकुश संप्रभुता का समर्थन किया था, लेकिन व्यक्तिवाद उनके दर्शन की आधारशिला है। साथ ही संप्रभु को असीम अधिकार देते हुए भी व्यक्ति के जीवन में राज्य के अनावश्यक यानी जबरदस्ती हस्तक्षेप को वो अवांछनीय मानते हैं, गलत मानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से समाचार पत्र तिलक से संबंधित नहीं हैं? आपको समाचार पत्रों के नाम दिए हैं। ए केसरी, बी मराठा,
सी सुधारक तथा डी हरिजन। विकल्प दिए हैं, ऑप्शन ए में है ए और बी, ऑप्शन बी में है बी और सी में है ए और डी तथा डी में है सी और डी। दोस्तों इसका उत्तर भी आप सभी जानते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुधारक और हरिजन। इसका सही आंसर है तिलक से संबंधित जो समाचार पत्र हैं वो केसरी और मराठा हैं। अगला प्रश्न है, मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप अ लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, जो कि 1995 में पुस्तक लिखी गई थी, किसने लिखी है? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए टी.एच. मार्शल, ऑप्शन बी बी.एस. टर्नर, ऑप्शन सी विल किमलिका तथा ऑप्शन डी भीकू पारेख। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विल किमलिका। विल किमलिका ने मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप अ लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स किताब लिखी है। अगला प्रश्न है, गांधी विश्वास करते थे, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में है साध्य साधनों की उपयोगिता की पुष्टि करना है तथा ऑप्शन बी साध्य साधन की उपयोगिता की पुष्टि करते हैं, ऑप्शन सी ना तो साध्य साधनों की और ना ही साधना साध्य की ओर पुष्टि करते हैं तथा ऑप्शन डी है साधन और साध्य दोनों न्याय संगत होना चाहिए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, गांधी विश्वास करते थे ऑप्शन नंबर डी पे, साधन और साध्य दोनों न्याय संगत होने चाहिए। गांधी का आदर्श राज प्रबुद्ध अराजकता का अहिंसक राज्य था, जहां सामाजिक जीवन स्वनियमित रहेगा। उस राज्य में ना कोई शासक होगा, ना कोई प्रजा होगी, ना कोई सरकार होगी और ना ही कोई शासित व्यक्ति होगा। तो यह भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संगत मेल नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है फेबियनवाद, उसके साथ में दिया है शांतिपूर्ण परिवर्तन, ऑप्शन बी है श्रेणीवाद, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन सी में है श्रमिक संघवाद, ट्रेड यूनियनवाद तथा ऑप्शन डी में है लोकतांत्रिक समाजवाद, आमूल परिवर्तन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक समाजवाद के साथ में आमूल परिवर्तन संबंधित नहीं है। इसके अतिरिक्त फेबियनवाद शांतिपूर्ण परिवर्तन से संबंधित है, श्रेणी समाजवाद व्यावसायिक प्रतिनिधित्व से संबंधित है, श्रमिक समाजवाद ट्रेड यूनियनवाद से संबंधित है, लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद आमूल परिवर्तन से नहीं है। लोकतांत्रिक समाजवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जो राजनीतिक लोकतंत्र के साथ उत्पादन के साधनों और सामाजिक स्वामित्व की वकालत करती है। वह इसका अधिकतर जोर समाजवादी आर्थिक प्रणाली या लोकतांत्रिक प्रबंधन पर रहता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विचारक ने लेखन में प्रथम बार द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग हुआ है? मतलब किस लेखक के विचार लेखन में द्वंद्वात्मक पद्धति का यूज किया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए सुकरात, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी हीगेल तथा ऑप्शन डी मार्क्स। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्लेटो। प्लेटो के लेखन में प्रथम बार द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग हुआ है। द्वंद्वात्मक तर्क पद्धति दो या दो से अधिक लोगों के बीच चर्चा करने की एक विधि है जो किसी विषय पर अलग अलग राय रखते हैं किंतु तर्कपूर्ण चर्चा की सहायता से सत्य तक पहुंचने की इच्छुक है। तो ऐसी पद्धति को द्वंद्वात्मक पद्धति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नव मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? तो जो नव मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है उसे खोजना है। ऑप्शन ए जुर्गेन हेबरमास, ऑप्शन बी एरिक फ्रॉम, ऑप्शन सी है हर्बर्ट मार्क्यूजे तथा ऑप्शन डी है रोजा लग्जमबर्ग। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रोजा लग्जमबर्ग। इसके अतिरिक्त जुर्गेन हेबरमास, एरिक फ्रॉम और हर्बर्ट मार्क्यूजे ये सभी नव मार्क्सवाद से संबंधित है। मार्क्सवाद मुख्य रूप से वर्ग संघर्ष और उत्पादन के साधनों के सांप्रदायिक स्वामित्व पर ध्यान केंद्रित करता है। नव मार्क्सवाद अपने विश्लेषण में विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारकों को शामिल करते हुए अधिक जटिल और बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाता है। अगला प्रश्न है, पंडिता रमाबाई को किस कारण पंडिता की उपाधि दी गई? आपको ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए में समाज सुधार के कारण, ऑप्शन बी महिला मुक्ति के कारण, ऑप्शन सी जाति व्यवस्था उन्मूलन के कारण तथा ऑप्शन डी संस्कृत विद्वान होने के कारण। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत विद्वान होने के कारण पंडिता रमाबाई को पंडिता की उपाधि दी गई। पंडिता रमाबाई के विषय में कुछ जान लेते हैं। संस्कृत विद्वान के रूप में पंडिता रमाबाई को पंडिता और सरस्वती दोनों की उपाधि से संबंधित किया गया था। यह उपाधि कलकत्ता विश्वविद्यालय के द्वारा उन्हें दी गई थी। द हाई कास्ट हिंदू वुमेन नामक किताब इन्होंने लिखी। इस किताब में महाराष्ट्र के ब्राह्मणवादी पितृसत्ता पर उन्होंने प्रकाश डाला। 1881 में उन्होंने आर्य महिला सभा की स्थापना की थी तथा 1889 नामक
एक भारतीय विधवाओं के लिए स्कूल खोला था। तो ये सभी बातें भी आप पंडिता रमाबाई के विषय में याद रखिए। अगला प्रश्न है, ब्लैक स्किन व्हाइट मार्क्स किसके द्वारा लिखित है? किताब का नाम है ब्लैक स्किन व्हाइट मार्क्स। ऑप्शन ए है ग्रामसी, ऑप्शन बी है हेन्ना आरेंट, ऑप्शन सी है फ्रांज फैनॉन तथा ऑप्शन डी है वोllस्टोनक्राफ्ट। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांज फैनॉन। फ्रांज फैनॉन ने ब्लैक स्किन व्हाइट मार्क्स नामक किताब लिखी। ब्लैक स्किन व्हाइट मार्क्स नामक किताब में फैनन ने मानव मानस पर औपनिवेशिक प्रभुत्व की स्थितियों में निहित नस्लवाद और अमानवीकरण के प्रभावों की ऐतिहासिक आलोचना प्रस्तुत करते हुए अपने अनुभव साझा किए हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में तृतीय लोकतांत्रिक अभ्युदय के प्रवर्तक हैं? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए अतुल कोहली, ऑप्शन बी लॉयड एंड सुजैन रुडोल्फ, ऑप्शन सी पार्थ चटर्जी तथा ऑप्शन डी योगेंद्र यादव। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योगेंद्र यादव को भारतीय लोकतंत्र की राजनीति में तृतीय लोकतांत्रिक अभ्युदय के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। आपको बताना चाहेंगे लोकतंत्र की लहरों के विषय में कुछ बात कर लेते हैं। लोकतंत्र की पहली लहर 1828 से 1926 के दौरान 19वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुई, जब संयुक्त राज्य अमेरिका यानी जैक्सोनियन लोकतंत्र में अधिकांशतः श्वेत पुरुषों को मतदान का अधिकार दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों की जीत के बाद दूसरी लहर की शुरुआत हुई और लगभग 20 साल बाद यानी 1962 में दुनिया में 36 मान्यता प्राप्त लोकतंत्रों के साथ द्वितीय लोकतंत्र की लहर की शुरुआत मानी जाती है। तीसरी लहर पुर्तगाल में 1974 में तानसन क्रांति और 1970 के दशक के अंत में स्पेनिश लोकतंत्र के संक्रमण के साथ में शुरू हुई। तो ये लोकतंत्र की लहरें हैं जिन्हें आप याद रखें। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार के साथ किस उपक्रम के साथ संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग फ्रेमवर्क यानी GOI UNSDCF 2023-27 पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल तथा ऑप्शन डी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग फ्रेमवर्क यानी GOI UNSDCF 2023-27 पर हस्ताक्षर किए। भारत सरकार ने UNSDCF 2023 एजेंडा से प्राप्त 4 रणनीतिक स्तंभों जिसमें लोक, समृद्धि, ग्रह और भागीदारी है, इस पर यह फ्रेमवर्क बनाया गया है। यह आपस में जुड़े हुए 4 स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करने वाले 6 परिणाम क्षेत्र देता है, जिसके तहत स्वास्थ्य और कल्याण आता है, पोषण और खाद्य सुरक्षा आती है, गुणवत्ता और शिक्षा आती है, आर्थिक विकास और सभ्यकार आते हैं, पर्यावरण, जलवायु, धुलाई और लचीलापन आता है और लोगों, समुदाय और संस्थानों के बीच को आपस में सशक्त बनाना, ये सारा इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। इसी तरह के प्रश्नों के लिए लगातार हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।